अमीशा अपने पिता अरुण की लाडली बेटी थी और उसके पिता ने उसे सब सिखाया था, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा मानते थे। ऐसे ही एक दिन अमीशा कुछ लड़कों को सीटी मारते हुए देख लेती है और उसे सीटी की आवाज बहुत पसंद आ जाती है, जिसे देखकर उसका मन भी करता है कि वो सीटी बजाए। वो बहुत कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता। अंत में थक हार कर वो अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलती है, पापा, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, फिर सीटी बजाना क्यों नहीं सिखाया? मेरी बच्ची ने कभी बोला ही नहीं। और कोई बात नहीं, लो आज से सिखा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों बाप बेटी सीटी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अमीशा की माँ जानकी वहाँ आ जाती है और गुस्से में बोलती है, पहले ही आपकी बेटी कम बिगड़ी है क्या, जो उसे और सर पर चढ़ा रही हो? अरे इतने कांड करती फिरती है सारा दिन, अभी क्या करेगी सीटी बजाने सीख के? अरे मुझे एक बात बता, तू सीटी बजा बजा कर क्या लड़कों को छेड़ेगी? वैसे माँ का आइडिया बुरा नहीं है, पहले लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, अब मैं सीटी बजाकर लड़कों को छेड़ूंगी। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? हाँ मेरी बिटिया रानी। खबरदार, अगर सीटी बजाने की बात दोबारा चलाई तो मैं कह देती हूँ, इसको कोई सीटी बजाने नहीं सिखाएंगे आप। जानकी ये बातें बोल रही होती है कि तभी रसोई में कुकर की सीटी लग जाती है, जिस पर अमीशा हंसते हुए कहती है, देखो माँ, अब तक कुकर भी सीटी मार रहा है, तो मैं क्यों ना मारूं? अरे आजकल तो बर्तन भांडे भी सीटी मारने लगे हैं और आप मुझे सीखने से रोक रही हैं। अमीशा के कहने पर उसके पिता उसको कुछ ही दिनों में सीटी बजाना सिखा देते हैं। सीटी बजाना सीखने के बाद तो मानो अमीशा के जैसे पर ही निकल गए थे। अब वो कुछ काम कर रही हो या फिर वो अकेले बैठी हो, हर समय वो सीटी ही बजाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बस स्टैंड पर खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही होती है कि सभी सामने से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है और उसे देखकर वो सीटी बजानी शुरू कर देती है। बेचारा भोला भाला वो लड़का उससे कहता है, मुझे देखकर सीटी क्यों मार रही हो? कुछ गलती हो गई क्या? ना मेरे लाल, तेरी बस इतनी सी गलती है कि तू स्मार्ट है और स्मार्ट लड़कों को देखकर मेरी सीटी अपने आप निकल आती है। क्यों दोस्तों? अपना मजाक बनता देखकर वो रो पड़ता है और उसे ऐसे रोते हुए देख अमीशा बोलती है, अरे अरे भाई, तू रो मत, मैं तुझे छेड़ थोड़ी ना रही थी। अरे वो तो बस मेरी आदत है सीटी बजाने की। अरे यार, कितना सेंसिटिव लड़का है ये, पहली बार देखा है कि लड़का सीटी बजाने पर डर गया। अमीशा उसको चुप करवाती है और थोड़ी देर बाद बस आ जाती है, जिसमें अमीशा बैठती है। तभी वहाँ उस लड़के का भाई रजत आ जाता है और वो लड़का उसे सारी बातें बताता है। रजत भी अपने भाई के साथ उसी बस में चढ़ जाता है और अमीशा से बोलता है, हाय, मैं रजत। अगर तू रजत है तो मैं क्या करूं? मैं अंकित का भाई, जिसे बाहर आपने छेड़ा था। दरअसल वो दिमागी रूप से बच्चा है। ओ, तभी मैं सोचूं कि कोई लड़का इतना शरीफ कैसे पैदा हो गया। अमीशा के स्टाइल और उसकी सीटी मारने की अदा पर रजत फिदा हो जाता है और वो दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। ऐसे में उसकी फ्रेंड अनु उससे बोलती है, मैडम जी, हमें उस स्टॉप पर उतरना था, लेकिन आप तो अपनी बातों में इतनी ज्यादा मशरूफ हैं कि सब कुछ भूल ही गई। अरे तुम्हारी वजह से मेरा स्टॉप पीछे निकल गया, अब मुझे नेक्स्ट स्टॉप से फिर से वापस आना पड़ेगा। खामखा के 10 रुपए फालतू लगेंगे मेरे। रिलैक्स, मैं छोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। रजत अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बाइक लेकर अगले स्टॉप पर पहुंचने को कहता है। कुछ ही देर बाद वो स्टॉप आ जाता है। रजत, अमीशा और उसके दोस्त वहां पर उतर जाते हैं। रजत अपने दोस्त की बाइक लेकर अमीशा को अपने साथ बिठाकर वहां से उसे उसके घर छोड़ देता है और साथ ही अपना नंबर भी दे देता है। रजत से मिलने के बाद अमीशा सीटी बजा बजा कर उसी के बारे में सोचने लगती है और अकेले ही अकेले हंसने भी लगती है। उसकी ये खुशी देखकर एक दिन उसके पिता अमीशा की इस खुशी का राज पूछते हैं। उसी समय रजत का फोन आ जाता है और वो हंसते हुए अपने पापा के सामने से चली जाती है। अब दोनों की दोस्ती
धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में भी बता देते हैं। उनकी फैमिली उन दोनों की खुशी में ही अपनी खुशी समझकर उनकी शादी करवा देती है। पर शादी के बाद भी अमीशा की सीटी बजाने की आदत बिल्कुल नहीं जाती। ऐसे में उसकी सास निर्मला उससे बोलती है, तो मैं क्या बोल रही थी कि तू बहुत ही अच्छी सीटी बजा लेती है बहू, लेकिन अगर उतने ही अच्छे से तूने घर का काम काज किया होता तो सोने पे सुहागा हो जाता ना, नास फीटी कहीं की। बात तो आप सही बोल रही हो और मुझे आता भी है सब कुछ करना। ठीक है, अगले महीने से सारा काम कर दूंगी मैं घर का। क्यों री नास पीटी करम जली, अगले महीने से क्यों? अगले महीने का मुहूर्त निकलवा रखा है क्या तूने? निर्मला बैठकर सोचने लगती है और अमीशा सीटी बजाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर अमीशा की सीटी मारने की आदत बिल्कुल नहीं जाती और इस सब से परेशान होकर निर्मला भी एक छोटी सी सीटी उठाकर ले आती है और जानबूझकर वो उसके काम के टाइम पर सीटी बजाने लगती है। अमीशा इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सब देखकर उसकी सास निर्मला को बहुत अच्छा लगता है और वो हर वक्त अपने मुंह में सीटी डालकर बजाती रहती है। यहाँ तक कि वो कभी अमीशा के कमरे में भी आकर सीटी बजा दिया करती। ऐसे ही अमीशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन अमीशा गुस्से में अपनी सास के पास जाकर उनसे बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या है? आप बच्चों वाली सीटी लेकर बार बार मेरे कान के पास क्यों बजा रही हैं? मुझे इससे इरिटेशन हो रही है। क्यों रे करम जली, अपनी बारी में कैसे बिना पानी के मछली की तरह तड़पी जा रही है? और जब तू पूरे घर में सीटी बजाती हुई घूमती है तब? अमीशा और निर्मला में लड़ाई हो जाती है और दोनों सीटियां बजाना शुरू कर देती है। निर्मला उसके कान के पास सीटी बजा बजा कर उसके सर में दर्द कर देती है, जिससे अमीशा को बहुत गुस्सा आता है और जब अमीशा अपनी सास से वो सीटी छीनने की कोशिश करती है तो वो सीटी निर्मला के गले में फंस जाती है, जिस पर निर्मला की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है और अमीशा हंसते हुए बोलती है, फंस गई ना सीटी, और बजाओ सीटी। अब निर्मला जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसकी खुद की आवाज ना निकलकर बल्कि सीटी ही बजती। ये सब देखकर पहले तो अमीशा को बहुत हंसी आती है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी सास की सीटी निकालने की कोशिश करती है और कड़ी मशक्कत के साथ भी फाइनली उसकी सीटी निकल जाती है। और इस सब के बाद निर्मला अपनी बहू से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, अब से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। नहीं माँ जी, आपकी अकेली की गलती नहीं है। आखिर मैं भी तो आपको सीटी बजा बजा कर परेशान करती थी, तभी तो आपको ये सब करना पड़ा और मेरी वजह से ही आपके गले में आज ये सीटी फंस गई। दोनों सास बहू को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और दोनों एक दूसरे को सीटी बजा बजा कर परेशान करना भी बंद कर देती है। फिर एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अनिल, जिसे सब प्यार से अन्नी बुलाया करते थे, वो अपने दोस्तों के साथ एक कैंटीन में बैठा बातें कर रहा होता है। वैसे यार, कल तेरी गर्लफ्रेंड तुझे कहाँ लेकर गई थी हम सबके बीच से? बड़ी वाइल्ड सी लग रही थी कल। अबे ओ साले, तू कितना नोटिस कर रहा है मेरी बंदी को? और मेरी बंदी हॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बोलोगे, उसे सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तू ही बोल ले, बट जो है वो तो बोलूंगा ही ना। साले अपनी जुबान संभाल कर बात कर। अरे यार, ये क्या जुबान संभाल कर बात करेगा? इसकी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है, तभी तो इसकी फुकतियां मैं देख के। ओए नील, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता? हाँ साले, तेरे बस की बात नहीं है, तो एक गर्लफ्रेंड भी पटा पाएगा। ओके, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक नहीं दो गर्लफ्रेंड पटा कर दिखाऊंगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि अन्नी के पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं। विराज और नील उस पर खूब हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हंसते जमीन पर गिर जाते हैं। अन्नी को उनको ऐसे हंसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, सालो कुछ हफ्तों की बात है, यहीं मिलूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, वरना मेरा नाम भी अन्नी नहीं। हाँ हाँ जा। मैंने अपने दोस्तों को कह तो दिया है, पर इतनी जल्दी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? क्या करूं? हे भगवान, मेरी जिंदगी में भी बाहर लेकर आओ, जिसे मैं ये गाना सुनाऊं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके,
मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। अन्नी ऐसे खुद से बातें करते हुए चला जाता है कि एक शिखा नाम की लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है। शिखा की सारी बुक्स नीचे गिर जाती है, जिसे उसके साथ अन्नी भी उठाते हुए बोलता है, सॉरी गलती से हो गया। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैंने देखा नहीं, बट इट्स ओके। कोई नहीं, वैसे आप बहुत प्यारी हैं, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। 2 बार थैंक यू क्यों? बुक्स उठाने के लिए और तारीफ करने के लिए। कोई बात नहीं। इस तरह दोनों आगे बढ़ते हैं कि शिखा को कोई और धक्का मार देता है। फिर वो दोबारा स्लिप होती है और अन्नी उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। शिखा की आंखें डर से बंद हो जाती है। तभी अन्नी बोलता है, अरे आप नहीं गिरी, डरिए मत, आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। अब फिर से थैंक यू क्यों? मुझे बचाने के लिए। ओह, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहते हैं। तभी शिखा की एक फ्रेंड उसे आवाज लगाकर बुलाती है, तो शिखा चली जाती है। तभी उसकी बुक से उसकी आईडी निकलकर गिर जाती है, जिस पर उसकी नजर पड़ती है। वो उसे उठाकर शिखा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और अन्नी बोलता है, ओह, तो इनका नाम शिखा है, लेकिन इनकी आईडी यहीं गिर गई और ये देना तो बहुत जरूरी है, कुछ करना पड़ेगा। चलो कल इनका इसी टाइम यहीं वेट करूंगा। वैसे लड़की बहुत क्यूट है, शायद यही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। घर जाकर उसकी आईडी देखकर अन्नी शिखा को ही याद करता रहता है और बोलता है, काश किसी तरह इनका एड्रेस पता लग जाए तो दोबारा मिल लूंगा। क्या करूं? ओहो, इनकी आईडी पर पता लिखा होगा इनका, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। रात भर अन्नी को नींद नहीं आती। अगले दिन वो उसके घर के आसपास पहुंच ही जाता है। अन्नी चल ही रहा होता है कि पिछले दिन की तरह शिखा फिर से उससे टकरा जाती है और अन्नी इस बार भी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बोलता है, शिखा मैडम, और कितनी बार आप हमसे टकराएंगी यूं पास आने के लिए? हमेशा के लिए क्यों नहीं आप मेरी हो जाती? मैं जिंदगी भर आपको अपने पास रखूंगा, फिर कभी आप नहीं गिरोगी। अरे आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? आप मुझे अपने तक खींच लाई, आप ही के घर आ रहा था। मेरे घर? पर आपको पता कैसे चला? आपकी आईडी गिर गई थी कल जब आप मुझसे टकराई थी, तो मे बी बुक से गिर गई हो। ओह हाँ, यू आर राइट। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब अन्नी की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। कब रात कब दिन हो रहा है उसे कुछ पता नहीं चलता। एक दिन फ्री बैठे बैठे अन्नी सोशल मीडिया पर एक ऐप चला रहा होता है, जिस पर एक कावेरी नाम की लड़की की रिक्वेस्ट आती है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। शिखा अपनी स्टडी में बिजी रहती थी, तो अन्नी को टाइम नहीं दे पाती थी। इसी बीच अन्नी कावेरी से काफी बातें करने लगता है और कावेरी उसे प्रपोज कर देती है। तभी उसका रिप्लाई देते हुए वो रुक जाता है और मन में बोलता है, अरे यार क्या करूं, प्यार तो करने लगा हूं इससे और ये भी मुझसे बहुत करती है। इसका दिल नहीं दुखाना चाहता मना कर, लेकिन शिखा तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मैंने अपने दोस्तों को भी तो 2 गर्लफ्रेंड होने का वादा किया था। क्या करूं? हाँ, कर ही देता हूँ। हाँ कावेरी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। चलो ना, सेलिब्रेट करने के लिए साथ में आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। ये कहकर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी अन्नी को सामने से शिखा आती दिखाई देती है और उसके डर से वो आइसक्रीम को नीचे गिरा देता है और हड़बड़ाहट में कावेरी से बोलता है, कावेरी, यहाँ से चलो ना कावेरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे बट अन्नी, हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं कावेरी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही और सर भी घूम रहा है, प्लीज चलो ना, इससे पहले कि शिखा मुझे देखे। अच्छा काम डाउन, हम चल रहे हैं। कहाँ जाना है? बस यहाँ से कहीं और चलो। कावेरी उसकी बात सुनती है। फिर वो दोनों वहाँ से ऑटो में बैठकर कहीं और चले जाते हैं। अन्नी उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अन्नी दोनों से बातें करने के लिए 2 फोन रख लेता है। अगले दिन वो मैगजीन पढ़ रहा होता है कि तभी शिखा का कॉल आता है। कैसे हो अन्नी? सॉरी, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। इट्स ओके शिखा, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं ठीक हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, मिलने कब आ रही हो मेरी जान? आऊंगी, बता दूंगी। अन्नी शिखा से बात कर ही रहा था कि उसके दूसरे फोन पर कावेरी का कॉल आता है।
तभी अनी बोलता है। अरे यार, कावेरी का भी अभी कॉल आना था, क्या करूं, बाद में उठाऊंगा। अनी उसका कॉल 2-3 बार नहीं उठाता। तभी उसका मैसेज आता है कि वो कॉल नहीं उठाएगा तो वो उसके घर आ जाएगी। इस बात से डरकर अनी कॉल को रिसीव करता है और ना चाहते हुए भी उससे दोनों से ही एक टाइम पर बात करनी पड़ती है। तभी शिखा बोलती है, अरे जान, क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ नहीं जान, तुम बोलो ना। अरे जान, बोल तो रही हूँ, तुम ही नहीं बोल रहे। वैसे क्या कर रहे हो? वो मैं तो वो मैगजीन पढ़ रहा था। अच्छा, अरे कितनी बार बताओगे? वैसे कल तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ फंस गया 2 गर्लफ्रेंड के मजे के लिए। क्या सजा मिल रही है मुझे, एक को बोलूं तो दूसरी कहती है। अरे अन्नी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे यार, किस किस को जवाब दूं, मैं तंग आ गया हूँ। अरे क्या हुआ अन्नी, तुम सिर्फ मुझसे ही तो बात कर रहे हो। घंटा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा तो। अरे अन्नी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? अच्छा ठीक है, रो मत, आई एम सॉरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मैं रोऊंगी? मैं तो चुप ही हूँ। इन दोनों के जवाब देने के चक्कर में मेरी ऐसी की तैसी हो रही है, फोन ही काट देता हूँ। फ्रस्ट्रेट होकर अनी कॉल को काट देता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को अलग अलग अपने उन्हीं दोस्तों से मिलवाता है। एक दिन वो कावेरी को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। तभी वो कावेरी को साइड करके अकेले में अपने दोस्त से बोलता है, देखा, बोला था ना, तेरा भाई 2 गर्लफ्रेंड बनाकर जरूर दिखाएगा। देख, ये दूसरी वाली कावेरी है। अबे सही है यार, 2 से मजे लेता है अब तू तो। कैसे हैंडल करता है यार, हमसे तो एक ही नहीं संभलती। अरे यही तो दिक्कत हो रही है, साला मजे लेने के चक्कर में सजा मिल रही है और हैंडल भी नहीं होती। यार संभाल लेता हूँ, तेरा दोस्त है ही टैलेंटेड। अच्छा लेकिन बताना मत दोनों को एक दूसरे के बारे में। अब मैं चलता हूँ, कावेरी वेट कर रही है। चल ठीक है यार। इस तरह अनी दोनों को एक साथ खुश रखता है। अनी शिखा को शॉपिंग कराने मॉल लाया था। उसके बाद लंच के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी वहाँ कावेरी पहुँच जाती है और अचानक से उसकी नजर अनी पर जाती है, जो किसी और लड़की के साथ बैठा होता है। ये देखकर गुस्से में कावेरी उसकी टेबल पर आकर अपने दोनों हाथ जोर से मारती है और बोलती है, अन्नी, ये सब क्या है? तुम किसी दूसरी लड़की के साथ? तुमने मुझे चीट किया? वो कावेरी? व्हाट? अन्नी ये क्या कह रही है? और ये है कौन? और कैसी चीटिंग की बात कर रही है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो शिखा, हाँ ये भी, और तुम भी। जब तुम बिजी थी तो मुझे कावेरी मिली। क्या? इतना बड़ा धोखा, और मेरे साथ? बट ट्रस्ट मी, मैंने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। ये सुनकर शिखा एक चाटा अनी को लगाती है और खूब सुनाकर उसे छोड़कर चली जाती है। यही सब कावेरी भी करके उसे छोड़कर चली जाती है। अतः उसे अपने मजे करने के चलते अपने दोनों गर्लफ्रेंड से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ता है और उसे सजा मिलती है। इसीलिए प्यार करो तो किसी एक से ही करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी घर पर अकेली बैठी हुई बोर हो रही थी। तभी वो कहती है, क्या करूँ, मैं तो बोर हो गई। आज ही मम्मी गई है और मुझे अभी से बोरिंग फील हो रहा है। अब मैं 15 दिन मम्मी के बिना कैसे काटूंगी? भूख भी लग रही है, क्या बनाऊं? ऐसा करती हूँ, कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। ये बोलकर वो अपने फोन में से कुछ ऑर्डर करने के लिए देखती है तो उसे वही जंक फूड मिलता है। काफी स्क्रॉल करने के बाद वो कहती है, ये पिज्जा, मोमोज, पास्ता, ये सब तो मैं खा खा कर बोर हो गई हूँ। आज कुछ इंडियन डिश ऑर्डर करती हूँ, जिससे मेरे पेट को कोई नुकसान भी नहीं होगा बाहर के खाने से, और मुझे कोई नया टेस्ट भी मिल जाएगा। बासमती मसालेदार राइस, नवरत्न पुलाव, मटर पुलाव, काफी सारे ऑप्शन हैं और कभी खाया भी नहीं है। यही ऑर्डर करती हूँ। पल्लवी इतना बोलकर नवरत्न पुलाव को ऑर्डर करती है, जिसके बाद उसका ऑर्डर 15 मिनट में आ जाता है। वो उसे खाने से पहले उसकी फ्रेग्रेंस को सूंघ कर कहती है, वाह वाह वाह, क्या खुशबू है इसकी, लाजवाब। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से मैं इसे खा कर देखती हूँ।
वाह कितना प्यारा टेस्ट है इसका। ओए होए होए, इतना अच्छा टेस्ट तो पिज्जा का भी नहीं होता। मैंने पहली बार इतना मस्त खाना खाया है और इसमें तो काजू वाजू पता नहीं क्या क्या है। पल्लवी को नवरत्न पुलाव इतने पसंद आते हैं कि पहली ही बाइट खाकर वो उसकी फैन हो जाती है। पल्लवी शौक से उस पुलाव को खाती है। रात हो जाती है और डिनर में वो 2 तरह के पुलाव ऑर्डर करती है, एक तो वही वाले और दूसरा तवा पुलाव। रात को वो दोनों को प्लेट में डालती है और सर्व करते हुए बोलती है, इसे खाऊं किसे खाऊं, सुबह उसे खाया था, अब तवा पुलाव ट्राई करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पल्लवी तवा पुलाव को पहले खाकर देखती है और इतनी खुश हो जाती है खाकर कि उसकी प्लेट फटाफट से चट कर देती है, जिसके बाद वो दूसरे पुलाव को खाती है। वक्त बीतता जाता है। पल्लवी को अलग अलग तरह के पुलाव खाने का चस्का लग जाता है। ऐसे ही एक दिन वो बोलती है, चस्का लग गया है अब तो मुझे इसका, लेकिन इसकी वजह से मेरी सेविंग भी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। क्यों ना मैं घर पर ही पुलाव बनाना स्टार्ट कर दूं, इतना मुश्किल भी नहीं है। और आजकल तो इंटरनेट पर सारी रेसिपीज अवेलेबल है, मटर पुलाव बनाऊंगी आज मैं। पल्लवी इतना कहकर नेट पर रेसिपीज चेक करती है और कुछ ही देर में मार्केट से सारा जरूरी सामान खरीद लेती है। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलाव बनाना शुरू करती है। वो कुकर की 2 सीटी के बाद गैस को बंद कर देती है और प्लेट में पुलाव को निकाल लेती है और टेबल पर लेकर बैठकर बोलती है, शक्ल तो अच्छी लग रही है मेरे पुलाव की, खुशबू भी अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ। अच्छा बना है, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा मैं बाहर का ऑर्डर करती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाना सीख जाऊंगी। फिलहाल इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसे ही वक्त और बीतता है। पल्लवी अब नए नए तरह के डिलीशियस पुलाव बनाने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त वंशिका के घर जाती है, जहाँ वो उससे बात करके बोलती है, अच्छा बहुत बातें कर ली, अब कुछ खा भी ले। ठीक है ले आ। वैसे क्या बनाकर लाई है तू? मैंने तो आज पुलाव बनाए हैं। सच में तूने पुलाव बनाया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जल्दी से ले आ, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे तुझे कब से पुलाव अच्छे लगने लग गए? स्कूल में तो कभी नहीं खाती थी। अरे वंशी, सुना नहीं क्या कभी? परिवर्तन ही संसार का नियम है और मुझ में भी परिवर्तन आ गया है। तो जल्दी से आजा पुलाव लेके। ला रही हूँ अम्मा मेरी, 2 मिनट रुक। वंशिका इतना कहकर फटाफट से पुलाव ले आती है और दोनों मजे से बात करते हुए पुलाव खाते हैं। एक प्लेट खत्म होने के बाद वो उसे दोबारा से पुलाव मांगती है और कहती है, यार थोड़ा और दे देना, मुझे गरम गरम बड़ा टेस्टी लगता है। OMG, मेरी पल्लवी इतनी लवर हो गई पुलाव की, पता ही नहीं था। बाय द वे, तेरे नाम से बहुत सिमिलर सा है, पल्लवी पुलाव। नहीं, पल्लवी लव्स पुलाव, ये होना चाहिए। हाँ ये तो सही बोला। अब खाने दे, बात बाद में करेंगे वरना ठंडा हो जाएगा। ओके पागल। ये बोलकर वो अपने पुलाव खा लेती है और धीरे से डकार मारती है, जिसके बाद दोनों हंसने लगती है। पल्लवी उसके गले लगकर वापस अपने घर आ रही थी कि तभी एक हैंडसम से लड़के राज से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उसकी बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। तभी उन्हें कार के हॉर्न की आवाज आती है और दोनों अलग हो जाते हैं। पल्लवी उसे थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाती है और महीनों बीतते हैं। फिर कभी पल्लवी की उस लड़के से मुलाकात नहीं होती। साथ ही वो रोज पुलाव बनाने में एक्सपर्ट भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है और दोनों की शादी तय हो जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हफ्ते में ही दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ होती है। शादी की रात दोनों एक साथ थे। जैसे ही राज उसके करीब आता है तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी हो जाएगी। मतलब सिर्फ एक बार देखा और इत्तेफाक से तुम वो ही लड़की निकली। शौक तो मुझे भी बहुत है, लेकिन अगर हमारा मिलना कंटिन्यू रहा ना तो हमारी अरेंज नहीं लव मैरिज होगी। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा राज, एक काम कर दो ना, बहुत भूख लग रही है। तुम तो जानते हो कि दुल्हन को ठीक से कोई कुछ खाने ही नहीं देता, शादी में भी फोटो ही लेते रहते हैं। अरे कहना क्या चाहती हो? वो राज, मुझे भूख लग रही है और मेरा ना पुलाव खाने का बड़ा मन हो रहा है। प्लीज ऑर्डर कर दो ना जानू। ओहो, तो ये बात है। अभी करता हूँ जान। कौन सा पुलाव खाओगी? मैं तो कोई सा भी खा लेती हूँ,
मुझे पुलाव बहुत पसंद है। आप ऑर्डर कर दो ना प्लीज। ठीक है, ऑर्डर कर रहा हूँ, इसीलिए छुप कर खाना वरना माँ बोलेंगी। ओके। ओके राज। राज अपने फोन से सुल्ताना पुलाव ऑर्डर कर देता है और कुछ ही देर में एक लड़का ऑर्डर लेकर आ जाता है और राज बालकनी से एक टोकरी को रस्सी के सहारे नीचे पैसे रखकर भेज देता है, जिसमें डिलीवरी बॉय पैसे लेकर पुलाव के पैकेट को रख देता है। फिर राज उसे ऊपर खींच लेता है और कुछ ही देर में दोनों वो पुलाव खाकर एक साथ डकार मारकर बोलते हैं, वाह राज, आज फर्स्ट नाइट पर ही आपने मुझे पुलाव खिलाकर खुश कर दिया। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। अच्छा, तुम्हें ये वाला पुलाव ज्यादा पसंद है क्या, सुल्ताना पुलाव? मैंने पहले भी खाया है लेकिन कभी बनाया नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है तुम पुलाव लवर हो। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? तुम जिस तरीके से खा रही थी मैं समझ गया था। और ऑर्डर कराया भी तो क्या कराया। ये तो आप सही कह रहे हैं। इस तरह दोनों अपनी मीठी मीठी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और प्यार के पलों में खो जाते हैं। शादी के अगले दिन पल्लवी बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके साथ ही वो शाही पुलाव बनाकर अपनी सास का दिल भी जीत लेती है, जिसके बाद वो उसे एक सोने का हार पहनाती है। वक्त बीतता है, अब पल्लवी घर में एक टाइम पुलाव ही बनाया करती। उसकी सास भी बहुत चाव से अपनी बहू के हाथ का पुलाव खाती। ऐसे ही एक शाम को राज ऑफिस से आकर बोलता है, पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे भी कर सकती हो, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। राज, मैंने क्या किया? कुछ हो गया क्या? हाँ, हुआ है। पर बेटा, हुआ क्या? आखिर बहू से क्या गलती हो गई, मुझे भी तो बता। अरे माँ, इसने जो पुलाव दिए थे उसे खाकर मेरे दोस्तों ने। बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ? किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ माँ, इसके पुलाव खाकर सबने इसकी तारीफ की और वो चाहते हैं कि अब से उनकी भाभी उनका टिफिन तैयार करके भेजे, क्योंकि उन्हें इसके हाथ के पुलाव बहुत पसंद आए हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना राज? अरे बेटा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। राज, आप पागल है क्या? ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, तुम्हारे पति ने किया ना, तुम डर गई ना। पर मैं तो आपको लंच देती हूँ ना, और आप सारा लंच उन्हें खिला देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम शेयर करके ही खाते हैं तुम्हारे हाथ के पुलाव। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में 3 बार टिफिन उनका तुम ही दोगी, अलग अलग पुलाव बनाकर। राज, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपसे आपके दोस्तों के लिए भी टिफिन बना दिया करूँ। इस तरह पल्लवी राज की बात मानकर अलग अलग तरीके के पुलाव बनाकर टिफिन को पैक किया करती, जिन्हें राज ऑफिस ले जाया करता। धीरे धीरे राज के ऑफिस में पल्लवी के हाथ के बने पुलाव की डिमांड बढ़ती गई, जिसके बाद वो पुलाव वाली बहू के नाम से मशहूर हो गई और उसी के साथ उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। सुबह के 8 बजे राहुल और टीना अपने बेडरूम में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी राहुल के फोन की घंटी बजती है और उसकी आवाज से टीना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, राहुल यार, कितनी बार कहा है रात को फोन साइलेंट करके सोया करो। फोन बज रहा है, अब उठा भी लो। यार 5 मिनट बाद बोलो फोन करने को, अभी मैं नहा रहा हूँ। बताओ, नींद में बड़बड़ा रहे हो, मुझे ही उठाना पड़ेगा, पर ये बज किस कोने में रहा है? इतना बोलकर वो बेड से उठकर इधर उधर फोन ढूंढने लग जाती है। तभी वो देखती है कि फोन टेबल लैंप के पास पड़ा बज रहा है। वो फोन रिसीव करके हेलो बोलने ही वाली होती है कि तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, कुत्ते कमीने, कहाँ मर गया तू? मीटिंग का टाइम होने वाला है और कितना वेट करवाएगा? इसको तो मुंह तोड़ दूं, सुबह सुबह फोन खड़का देती है। अंजलि, मैं टीना बोल रही हूँ। ओह, तुम हो? तुमने फोन उठाया? मतलब ये महाराजा अभी तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मेरी गाली सुने बिना इसकी प्रभात कहाँ होती है? फोन जरा इसके कान के पास तो ले जाना। तभी टीना फोन सोते हुए राहुल के कान के पास लगाती है और अंजलि जोर से बोलती है, कुत्ते, घोड़े बजकर सोया है क्या? अगले 10 मिनट में अगर तू मुझे चौराहे पर नहीं मिला ना, तो समझ ले बॉस से पहले मैंने तेरी वाट लगा देनी है। ओह शिट शिट शिट, यार टीना 8 बज गए और तुमने मुझे उठाया नहीं। वाह वाह वाह, मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि राहुल उठ जाओ, फोन बज रहा है, तब तो तुम्हारे कान में जू नहीं रहेगी और सहेली की गालियाँ कानों में पड़ते ही मेंढक की तरह उछल पड़े। अरे हटो यार, तुमसे बहस करने बैठा तो और लेट हो जाऊंगा। अरे बाथरूम कहाँ है, जल्दी कर राहुल।
इतना कहकर वो हड़बड़ी में बाथरूम की ओर चला जाता है और टीना मुंह बनाए हुए पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। टीना और राहुल की शादी को हुए 6 महीने बीत गए थे। अंजलि राहुल की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका राहुल के घर आना जाना शादी के बाद भी चलता रहता था। बेस्ट फ्रेंड होने के कारण अंजलि राहुल की छोटी से छोटी आदतों को भी अच्छे से जानती थी और उसके साथ हंसी मजाक भी किया करती थी। संडे के दिन राहुल से बहुत प्यार से टीना पूछती है, सुनो, बताओ आज खाने में क्या बनाऊं? आज तुम जो कहोगे वही बनाऊंगी। अरे आज संडे है, क्यों फालतू में मेहनत करोगी? रहने दो, कुछ मत बनाओ। सच्ची? मतलब आज हम बाहर जाएंगे लंच करने? आप पहले से ही सोच कर बैठे थे? अच्छा ये बताओ कहाँ जाएंगे? नहीं, ये बताओ क्या खाएंगे, चाइनीज या इटालियन? अरे अरे थम जाओ बेगम, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आज आप घर खाना ऑर्डर करेंगे। वैसे ये भी बुरा नहीं है, खाना खाने से मतलब है, बाहर जाकर खाओ या घर पर। टीना बोल ही रही होती है कि तभी दोनों हाथों में सामान लिए वहाँ अंजलि आती है और बोलती है, हैप्पी संडे गाइस, मैं अंजलि संडे का स्पेशल लंच लेकर हाजिर हूँ। कहे का हैप्पी संडे? लो आ गई तुम्हारी सहेली। टीना, अरे वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ जाना कि गोद में उठाकर लाना पड़ेगा। ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो ये सामान उठा लो, वही बहुत है। अरे अंजलि तुम यहाँ? आज तो संडे है ना, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? अरे टीना, तुम भी क्या मजाक करती हो? संडे का इंतजार तो मंडे से शुरू हो जाता है, उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो तो इस नालायक ने कहा कि आज लंच साथ करते हैं, तो बस मैं खाना लिए चली आई, और फिर ये तो मेरे अपने घर जैसा ही है। हाँ क्यों नहीं, तभी तो तुम कभी भी मुँह उठाए चली आती हो। मुँह उठाए क्या, मैं तो बिस्तरा उठाए भी चली आती हूँ। ये मेरी लंका लगवाएगी। अरे वो एक बार इसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई थी, उसी की बात कर रही है। हाँ तो मैंने कुछ कहाँ कहा, तुम्हारी सहेली है, मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी बेचारी? अरे छोड़ो ये सब बातें, आओ खाना खाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। और तू क्या खड़ा है, खाना निकालना जल्दी। पहले आराम से बैठकर सांस तो ले ले, जब से आई है चपर चपर बतिया रही है। उन दोनों को बातें करता देखकर टीना दोनों को घूरते हुए मन में बोलती है, बाकी दिन तो सुबह सुबह फोन खड़काती थी और संडे को तो खुद ही टपक जाती है। कैसी लड़की है, इस पर तो ताने का भी असर नहीं होता। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना, खाना नहीं खाना क्या? क्यों, अकेले खाने का इरादा है क्या? आ रही हूँ। इतना कहकर टीना दोनों के साथ बैठकर लंच करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे टीना को अंजलि का राहुल के साथ हर वक्त रहना खटकने लगता है। एक दिन राहुल उसे ऑफिस से फोन करके बोलता है, हेलो टीना, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, पेट पूजा की तैयारी। नहीं, आज खाना मत बनाओ। क्यों, उस दिन की तरह तुम्हारी सहेली आज भी खाना लेकर टपकने वाली है क्या? अरे ये क्या सहेली करती रहती हो, दोस्त बोला करो ना। अच्छा, लेकिन हरकतें उसकी दोस्तों वाली लगती नहीं है। ओहो, ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि खाना मत बनाना, शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, इसीलिए ठीक 5 बजे मुझे सिटी मॉल के पास मिलना। सच्ची, आप मुझे मूवी दिखाने वाले हो? वाओ, ठीक है, मैं अभी रेडी होने जाती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और खुशी खुशी तैयार होने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद घर से निकलने ही वाली होती है और जैसे ही वो निकलकर सिटी मॉल के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि राहुल उसका वहां इंतजार कर रहा है। तभी वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी उसकी नजर अंजलि पर जाती है जो राहुल के पीछे खड़ी होती है और उसे देखकर टीना बोलती है, ये कबाब में हड्डी भी यही है। नहीं, अब मैं इस सहेली को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान, थोड़ी तो दया करो मुझ पर, कभी मुझे मेरा पति अकेले भी दिखा दिया करो। अरे साजन के साथ सजनी की जोड़ी सुनी थी, पर यहाँ तो मेरे साजन के साथ सहेली चिपकी रहती है। अरे आ गई तुम, चलो मूवी भी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, और पता है मैंने हमारे लिए एकदम कोने वाली सीट बुक की है। ओए डब्बे, तू पॉपकॉर्न का डब्बा लिए हुए बीच में बैठी हो ताकि मैं और टीना तेरे अगल बगल बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा ले सके। मेरा मजा किरकिरा करके कहती है मजा आएगा। जिसके बाद तीनों सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, जहां खाना खाते वक्त राहुल के होठों पर चावल चिपक जाता है और टीना बोलती है,
राहुल कैसे खाना खा रहे हो? टिश्यू से मुंह साफ करो। क्या हुआ? क्या लग गया अब? अरे बाबा राइट साइड में साफ करो। वो बोल ही रही होती है कि तभी अंजलि उठकर अपने हाथों से उसके चेहरे को प्यार से साफ करती है और बोलती है, ओहो राहुल, मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता? कुछ भी ढंग से नहीं करता। शादीशुदा हो गया लेकिन अब भी आदतें कॉलेज वाले टाइम की है। बेअकल। अब बेस्ट फ्रेंड जैसी होगी, दोस्त भी तो वैसा ही होगा ना। ये तो सही कहा। इसकी मेरी बहुत सी आदतें मिलती है, तभी तो हमारी दोस्ती इतनी पक्की है। उसकी ये बात सुनकर टीना का मुंह बन जाता है और वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। किचन का काम खत्म करके जब वो बेडरूम में जाती है तभी उसका उदास चेहरा देखकर राहुल बोलता है, क्या हुआ? डिनर के बाद से तुम चुपचाप हो। मूवी पसंद नहीं आई या खाना अच्छा नहीं लगा? तुम तो चुप ही रहो। पहले बता देते तुम्हारी सहेली भी साथ होगी तो मैं आती ही नहीं। हर जगह तुम्हारे साथ फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। उसका छोड़ो, तुम क्या अभी भी खुद को कुंवारा समझते हो? उसे मना नहीं करते किसी भी बात के लिए। ओहो, तुम जानती तो हो वो मेरी अच्छी दोस्त है, फिर दिक्कत क्या है? हाँ, दोस्ती दोस्ती करके दोस्ताना ना कर लेना। बता रही हूँ, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी। फिर रहना अपनी उसी सहेली के साथ। इतना कहकर वो चादर तानकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन राहुल टीना की अलमारी में से एक बढ़िया साड़ी निकालकर उसे देता है और बोलता है, हाँ, ये वाली साड़ी पहनकर ही चलना तुम शादी में। शादी? किसकी शादी? अंजलि की। और किसकी? उसकी शादी है आज। बताया तो था मैंने तुम्हें जब तुम सो रही थी। जल्दी चलो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। इतनी जल्दी क्यों लगा रखी है? तुम दूल्हे हो क्या जो मुहूर्त की परवाह कर रहे हो? ओहो, दूल्हा नहीं हूँ पर दुल्हन का बेस्ट फ्रेंड जरूर हूँ। मुहूर्त से पहले नहीं पहुँचा तो वो मुझे ऊपर पहुँचा देगी। चलो भी अब। इसका मतलब कि साजन की सहेली चली ससुराल। अब तो सारी चिंता ही खत्म। निशा और रमन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और काफी मशक्कत के बाद रमन ने अपने पूरे परिवार को निशा के लिए मनाया था, जिसके बाद फाइनली आज उनकी शादी होने वाली थी। शादी की सभी विधियां पूरी करके जब दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखने जा ही रही होती है तो रमन की मां ममता और उसकी चाची गीता निशा का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। तभी रमन की भाभी सुनैना निशा को टोकते हुए बोलती है, अरे निशा, माना तुम्हें जल्दी है अपने ससुराल के अंदर आने की, लेकिन कम से कम गृह प्रवेश की रस्म करके तो आओ, क्योंकि बिना गृह प्रवेश किए कुल वधु नहीं कुल नाशनी आती है। अरे बहू, ऐसे शुभ मौकों पर अपशगुनी बातें नहीं करते। निशा बहू, पहले अपने पैर से नीचे रखा कलश गिराओ और उसके बाद अपने कदम अंदर रखो। जी, भले ही हमारे रमन ने लव मैरिज की है, लेकिन बहू एकदम चांद सी पसंद करी है उसने। बस निशा बहू, तो इस परिवार को अपना समझ के संभालियो। जी चाची जी, अब आप और ये परिवार मेरा ही तो है। मैं आपको या किसी को भी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। माँ जी, इतना भी भरोसा मत दिखाइए देवरानी जी पर। इतने बड़े परिवार को संभालते संभालते कहीं वो थक ही ना जाए। नहीं भाभी, परिवार जितना बड़ा हो खुशियाँ उतनी ज्यादा मिलती हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ के रूप में माँ जी और चाची जी मिली है और बड़ी बहन के रूप में आप। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं छोटी देवरानी जी। जब इतने बड़े टब्बर का रोज खाना पानी और सेवा करनी पड़ेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। अच्छा बहू, अब अंदर आओ। निशा अपने ससुराल में कदम बड़ी ही उम्मीदों और खुशियों के साथ रखती है। अंदर आने के बाद सभी निशा को घेरे बैठे होते हैं। तभी रमन बोलता है, माँ, चाची, अब जरा मेरी बीवी को मेरे कमरे तक आने दो। जब से वो आई है आप सब उसको घेरे बैठे हो। अरे बड़ा उतावला हो रहा है रमन बेटा। पूरी जिंदगी उसको तेरे साथ ही बितानी है, पर अपने ससुराल वालों से मेल मिलाप भी तो जरूरी है। जितना बड़ा परिवार है ना हमारा, सबसे मिलने में ही सुबह हो जाएगी। अच्छा नालायक, ज्यादा मत बोल। अब चल बहू, अब अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी, आप सब भी आराम कीजिए। आप सबको भी तो शादी की थकावट होगी। निशा के विनम्र स्वभाव से सभी खुश थे। कुछ ही देर में निशा और रमन अपने कमरे में होते हैं, जहां रमन उसे पीछे से गले लगाए बोलता है, तो मैडम बताइए, कैसा लगा आपको मेरा परिवार? वैसे मैं जानता हूँ तुमको हमेशा से छोटा परिवार चाहिए था, लेकिन मेरे से प्यार करने के कारण तुमने मेरे बड़े परिवार को भी एक्सेप्ट किया। वो तो है, लेकिन इस बड़े से परिवार का दिल भी बहुत बड़ा है
और सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस परिवार को एक साथ रखने की। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर लोगी। अब जरा परिवार से हटकर मेरे ऊपर ध्यान डालो। थोड़ी बातें करने के बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। लेकिन दरवाजे पर कान लगाए खड़ी सुनैना निशा की बातें सुनकर बोलती है, इस परिवार का दिल देखकर बड़ी खुश हो रही हो ना देवरानी जी। जब इस बड़े से परिवार के काम कर कर के तुम्हारी कमर टूटेगी ना, तो देखना तुम खुद तोड़ोगी इस परिवार को। और तुम्हारे आने से मुझे भी एक हथियार मिल गया, जिसके कंधे पर रखकर मैं बंदूक चलाऊंगी। सुनैना निशा के सहारे इस हंसते खेलते परिवार में फूट डलवाना चाहती थी। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है, जहां ममता और गीता होते हैं। और नई बहू को समय से पहले उठता देखकर गीता बोलती है, अरे वाह बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। चाची जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे होते हुए मैं आपको काम थोड़ी ना करने दूंगी। माँ जी और आप हटिए, मैं बनाती हूँ खाना। बहू, पहले तुमको मीठा बनाना है, इसलिए बाकी का खाना हम बना देते हैं, तुम आखिरी में मीठा बना देना। तो माँ जी, मैं सबसे पहले मीठा ही बना देती हूँ, फिर बाकी का खाना बना दूंगी। इससे रसम भी हो जाएगी और मैं खाना भी बना लूंगी। चलिए अब हटिए। बेटा, इतने लोगों का खाना बनाकर थक जाएगी अकेली, हमें मदद करने दे। अरे इतने सालों से जब आप नहीं थकी तो मैं कैसे थकूंगी। सच्ची दीदी, बड़ी ही गुनी बहू मिली है आपको, वरना मेरी बहू को देखो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। चाची जी, तो क्या मैं बस माँ जी की बहू हूँ, आपकी नहीं? और दीदी की अब देवरानी आ गई है तो उनको भी थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अपनी सास और चाची सास को रसोई से बाहर भेजकर निशा अकेले ही सबका नाश्ता बनाती है। कुछ देर में घर के सभी सदस्य उसके हाथ का नाश्ता खाने के बाद तारीफों के पुल बांधते हैं। साथ ही सब निशा को शगुन भी देते हैं। लेकिन सुनैना अपने पति विकास को शगुन में 5100 रुपए देने पर कमरे में ले जाकर बोलती है, अरे पैसा क्या पेड़ पर उग रहा है जो आप ऐसे लुटा रहे हो? देवरानी जी को इतना शगुन क्यों दिया? जब मैं शादी करके आई थी तो रमन ने मुझे 100 रुपए दिए थे। अरे तो रमन छोटा था तुमसे, बल्कि तुमको देने चाहिए थे, पर तुमने लिए थे। वैसे भी रमन और मैं अलग नहीं है, ये पूरा परिवार हमारा है। तो क्या हुआ, नई बहू को शगुन ज्यादा दे दिया तो? अरे आई तो परिवार में ही है। जी नहीं, वो बड़ी माँ का बेटा है और निशा उनकी बहू। ये पूरा एक परिवार है और इस बड़े से परिवार में रिश्तों को बांट के छोटा मत करो। निशा के आने के बाद से सुनैना और चिढ़ने लगी थी। वो चाहती थी कि एक ऐसी लड़की आती जो इस बड़े से सुखी परिवार में दरार लाती, ताकि वो अपने पति के साथ अलग हो सके। लेकिन निशा तो बड़े ही प्यार से इस पूरे परिवार को एक करने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन निशा को जब उसकी माँ का कॉल आता है तो वो उनसे बोलती है, हाँ माँ, मैं एकदम अच्छी हूँ। इस बड़े परिवार की बहू बनकर मैं बहुत सुखी हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि बड़ा परिवार होना एक बहुत बड़ा झंझट है, सुबह शाम बस काम और खाने में ही लगे रहो। लेकिन जब से मुझे सबका प्यार मिलने लगा है ना, सच कह रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखती हूँ, माँ और चाची जी की चाय का टाइम हो गया है। निशा फोन काटकर रसोई में जाती है। लेकिन सुनैना निशा की फोन पर होने वाली बातें सुन लेती है और उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर ममता और गीता के सामने बताती है, जिसको सुनकर गीता बोलती है, दीदी अगर छोटी बहू को हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो हम अलग हो जाते हैं। हाँ माँ जी, सही कहा, क्योंकि हम लोगों का काम करने में उसको बोझ लगता है। बाकी रमन और बड़ी माँ तो उसके सगे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं निशा से बात करती हूँ। अगर उसको काम करने में कोई दिक्कत है तो मैं कर लूंगी तेरे साथ, लेकिन ये परिवार नहीं टूटना चाहिए। कब तक बचाओगी बड़ी माँ? एक ना एक दिन तो छोटी देवरानी देवर जी को उकसाकर घर तुड़वा ही देंगी, तो अभी सही। सुनैना की लगाई आग से आज ये बड़ा सा परिवार बंटवारे की कगार पर आ जाता है। शाम को जब रमन और विकास घर आते हैं तो गीता बंटवारे की बात करती है, जिसे सुनकर निशा बोलती है, पर चाची जी, आखिर ये बंटवारा क्यों करना है? हम सब एक साथ कितने खुश हैं और आप मेरे आते ही अलग क्यों होना चाहती हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बहू अब क्या बोल रही है?
आज तूने ही तो अपनी माँ से बोला ना कि काम करके थक जाती है इतने बड़े परिवार का, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। क्या? मैंने? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ से, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। बचपन से मुझे बस माँ का प्यार मिला है, लेकिन अब मुझे बाकी सारे रिश्तों के बारे में भी पता चल गया और उनका भी प्यार मिलने लग गया। मैं भला अपने अच्छे खासे परिवार को तोड़कर अपनी खुशियों को बर्बाद क्यों करूँगी? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। नहीं वो माँ, ये आग किसी और की लगाई है जिसको नाम किसी और का दिया जा रहा है। क्यों सुनैना, तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है कि कुछ बात तो है जो तुम छुपा रही हो। विकास के टोकने के बाद सुनैना सबको सच बताती है कि उसने ही निशा की बातों को गलत ढंग से सबको बताया, जिसको सुनकर गीता गुस्से में बोलती है। सुनैना बहू, तुमको इस परिवार की खुशियाँ रास नहीं आ रही है ना? तो ठीक है दीदी, होने ही दो बंटवारा। ये अलग रहकर खुश है तो यही सही, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी, इसको अलग कर दो। माँ, मैं भी आपके और बड़ी माँ के साथ रहूंगा। मेरी खुशी मेरे भाई और आप सबके साथ है। नहीं माँ जी, दीदी को अलग मत करिए। सुनैना दीदी, आप भले ही घर का कोई काम मत करना, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन प्लीज इस घर का बंटवारा मत कीजिए, घर से अलग मत होइए, क्योंकि खुशियाँ वही होती है जहाँ सब एक साथ होते हैं। इस बड़े से परिवार में कोई भी खुद को अकेला नहीं समझता, क्योंकि हर वक्त सब लोग एक दूसरे का दुख बांटने के लिए तैयार खड़े हैं। सबके फैसले और बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है। मेरे लिए मेरा परिवार अब तक मेरा पति और सास थी, लेकिन जब वही मेरे साथ नहीं होंगे तो क्या खुशियाँ होंगी मेरी झोली में। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन निशा मेरे से छोटी होकर भी इस घर को जोड़ने में लगी है, इसलिए मैं भी अब से कभी इस परिवार को तोड़ने की नहीं सोचूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है, जिसके बाद सभी उसको एक दूसरा मौका देते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस बड़े से परिवार की खुशियों को बनाए रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।